हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को, जिसमें मांगा के चैप्टर 144, 145 और 146 कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर मेगुमी यूजी से मदद मांग रहा था, क्योंकि केंजाकू की वजह से मेगुमी की बहन भी कलिंग गेम्स में इन्वॉल्व हो गई थी। और ये सब बातें सुनकर यूजी को उसके दादाजी की कही बात याद आ जाती है कि तुम एक ताकतवर बच्चे हो, तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। इसके बाद यूजी यूता से कहता है कि शिबुया के अंदर सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल इसलिए ले लिया था क्योंकि मैंने एक बार में ही 10 उंगलियां खा ली थी। इस टाइम पर मैं सुकुना की 15 फिंगर्स खा चुका हूँ, अब सिर्फ 5 बची हैं। और अगर मैं उन सबको भी खा जाता हूँ तो शायद ही सुकुना मुझ पर कंट्रोल कर पाएगा, पर अगर वो ऐसा करता है तो तुम मुझे मारने से बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। और ये सुनकर यूता भी कहता है कि जो मुझसे हो पड़ेगा वो मैं करूंगा। इसके बाद यूजी मेगुमी से पूछता है कि हमें आगे क्या करना है, जिस पर मेगुमी कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई जाना होगा, जहाँ हमें मास्टर टेंजन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो हमें बता सकते हैं कि गोजो सेंसे को प्रिजन रेल्म से कैसे बाहर निकाला जाए और नोरितोशी कमाओ का क्या प्लान है, और जो ये कलिंग गेम हो रहा है उसके बारे में वो ही हमें बता सकते हैं। इसके बाद यूजी मेगुमी से यूकी के बारे में पूछता है, जहाँ पर मेगुमी बताता है कि वो भी जुजुत्सु हाई में छिपी हुई है ताकि वो हायर अप्स को अवॉइड कर सके। इन दोनों की बातचीत के दौरान यूता बीच में बोलता है कि मास्टर टेंजन से कॉन्टेक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों गेटों में से सिर्फ एक ही गेट है जो मास्टर टेंजन के टॉम के यहाँ जाता है, और अगर हमने सही गेट नहीं चुना तो हम मास्टर टेंजन से कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। यूजी यूता की बात को काटते हुए मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, जिस पर मेगुमी कोई भी जवाब नहीं देता, और उसकी खामोशी को देखकर यूजी समझ जाता है कि नोबारा मर चुकी है। कि तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन तीनों के अलावा यहाँ पर चोजो भी है, जो कि बताता है कि बैरियर के यहाँ पहुँचने का एक तरीका है। वो बताता है कि एक बार महितो ने सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग स्वॉर्म को वहीं से चुराया था, और जैसा उसने करा था वैसा ही हम करेंगे। इसके बाद हमें यूकी और माकी को दिखाया जाता है, और माकी की हालत ऐसी हो चुकी थी और उसकी ये हालत जोगो ने करी। अगर तुमने सीजन 2 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक से माकी को सही तो कर दिया गया था, पर उसके चेहरे पर ये मार्क्स रह गए हैं। और माकी के जिंदा बचने का दूसरा कारण उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन पावर्स भी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूता, मेगुमी, यूजी और चोजो भी आ जाते हैं। माकी मेगुमी से पूछती है कि टेंजन के बैरियर के बारे में क्या है, जिस पर चोजो आगे आकर बोलता है कि मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। चोजो बताता है कि टॉम और दरवाजे के बीच में एक कर्स वेयर हाउस है, जिसके अंदर जुजुत्सु हाई कर्स टूल्स और कर्स ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, और वहीं पर मेरे बचे हुए भाई हैं, और मैं अपने भाइयों को अपनी कर्स टेक्निक की साइड इफेक्ट की मदद से सेंस कर सकता हूँ। ये सुनकर माकी बोलती है ये तो ठीक है, पर तुम हो कौन, जिस पर यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये मेरा बड़ा भाई है। और ये सुनकर चोजो काफी खुश होता है। उसके बाद ये लोग टेंजन के बैरियर के यहाँ जाने लगते हैं, जहाँ एक दरवाजे के पास जाकर चोजो बोलता है कि बिना किसी डाउट के मेरे भाई इस दरवाजे के पीछे ही हैं। इसके बाद ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ही अजीब तरीके का जंगल होता है। ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद इनको वहाँ पर एक वेयर हाउस मिलता है। उस वेयर हाउस के सामने चोजो रुक जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि इसी के अंदर इसके छोटे भाई हैं। इसके बाद ये लोग फिर से आगे चलने लगते हैं, जहाँ पर एक जगह पर जाकर यूजी को खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो उन्हें देखकर यूकी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर यूकी जवाब देती है कि 12 साल पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी, और वहीं से सारी चीजें खराब होना चालू हुई थी। तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर यूकी किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद ये लोग मेन श्राइन में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखकर सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मेन श्राइन कहाँ है, जिस पर यूकी कहती है शायद टेंजन हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। और फिर वो मन में सोचती है शायद टेंजन इन्हें नहीं बल्कि वो सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी इन्हें पीछे से एक आवाज आती है, जो कि कहते हैं काफी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। और हम देखते हैं कि पीछे मास्टर टेंजन होते हैं, जो इन सबको हेलो कहते हैं, सिर्फ यूकी को छोड़ के। जिस पर यूकी मास्टर टेंजन से कहती है तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं बोलोगे, जिस पर टेंजन बोलता है कि ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। क्यों यूकी? इसके बाद यूकी पूछती है कि तुमने टॉम को बंद क्यों कर दिया था, जिस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं क्योंकि मुझे लगा था कि तुम कहीं केंजाकू के साथी तो नहीं। और ये सुनकर यूकी बोलती है केंजाकू, जिस पर टेंजन बताता है कि केंजाकू ही नोरितोशी कमाओ है, जो कि सुगुरु गेतो की बॉडी के अंदर है। अब टेंजन की ऐसी हालत देखकर यूजी उससे पूछता है कि मास्टर टेंजन आप ऐसे क्यों दिखते हो। मास्टर टेंजन हंसते हुए बोलते हैं कि जब तुम 500 साल के हो जाओगे तो तुम भी ऐसे ही दिखोगे, भले ही मैं इमॉर्टल हूँ पर मेरी एज बढ़ रही है। मास्टर टेंजन बताते हैं कि 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है। और ये सुनकर यूकी पूछती है तो उसके बाद क्या कोई दूसरी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं थी। इन दोनों को रोकते हुए मेगुमी बोलता है कि हम यहाँ पर केंजाकू का क्या ऑब्जेक्ट है और प्रिजन रेल्म को कैसे ओपन करना है ये पूछने आए थे। ये सुनकर टेंजन बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये बता दूंगा, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। मास्टर टेंजन बोलते हैं कि यूता, यूकी और चोजो तुम तीनों में से कोई दो को मेरी रक्षा करनी होगी। और ये सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग
रहा था कि मास्टर टेंजन इमॉर्टल है, पर यूकी इस बात के लिए मान जाती है और वो पूछती है कि हमें तुम्हें कितने दिनों तक गार्ड करके रखना होगा। इसके बाद मास्टर टेंजन बोलते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें केंजाकू के बारे में बता देता हूँ। मास्टर टेंजन बताते हैं कि केंजाकू का ऑब्जेक्ट ह्यूमंस को इवॉल्व करना है थ्रू आउट दी जापान, जिस पर मेगुमी बोलता है कि ये तो हमें पता है, पर वो आखिर करना क्या चाहता है और आखिर केंजाकू ने अपनी बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं करा था जापान में सभी लोगों को सॉर्सरर बनाने के लिए, उसने आइडल ट्रांसफिगेशन का क्यों यूज करा। इस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं क्योंकि वो कर्स एनर्जी को लैक करता है, इतनी तगड़ी इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी चाहिए और जिस मेथड से वो इवोल्यूशन करने वाला है उसके अंदर वो मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करेगा। और ये सुनकर यूजू बोलता है कि ये क्या पॉसिबल भी है, क्योंकि आप तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज हो सकते हो। जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं कि हाँ पहले ऐसा ही था, पर 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरी एज बढ़ती जा रही है और इस टाइम पर मैं एक ऐसी फॉर्म पे आ चुका हूँ कि मैं किसी से भी इमर्ज हो सकता हूँ। जो मास्टर टेंजन से पूछता है कि तुम तो सिर्फ एक हो, तो तुम अलग अलग लोगों से कैसे मर्ज होगे। जिस पर मास्टर टेंजन बताते हैं कि मैं इस टाइम पर इतना इवॉल्व हो चुका हूँ कि मैं ही पूरी दुनिया हूँ और मेरी सोल हर जगह एग्जिस्ट करती है। जो इंसान मुझसे मर्ज होगा वो एक सॉर्सरर से काफी ज्यादा ताकतवर होगा या कहीं वो एक नया ही जीव होगा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर टेंजन बैरियर टेक्निक्स को पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इस फॉर्म को मेंटेन करके रखे हैं और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बट अगर कोई भी ह्यूमन इवॉल्व हो गया और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो दुनिया खत्म हो सकती है और जो हाल टोक्यो का होगा वो पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। अब ये सब सुनकर यूजी बोलता है कि आखिर केंजाकू ऐसा करना क्यों चाहता है, बट इसका आंसर मास्टर टेंजन पर भी नहीं था। अब माकी मास्टर टेंजन से पूछती है तो आप मर्ज होने से रिफ्यूज क्यों नहीं कर देते, जिसमें मास्टर टेंजन कहते हैं यही एक दिक्कत है, मैं इस टाइम पर इतना इवॉल्व हो गया हूँ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट हूँ और इसी वजह से मैं एक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन वाले सोर्सरर के लिए टारगेट हूँ। और तुम्हें पता ही होगा कि गेतो की कर्स टेक्निक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है। और ये बात सुनते ही सबको समझ में आ जाता है कि आखिर केंजाकू ने गेतो की बॉडी पर ही क्यों कब्जा किया है। मास्टर टेंजन को पता है कि केंजाकू की क्या एबिलिटी है और वो ये भी जानते हैं जब भी उनका और केंजाकू का आमना सामना होगा केंजाकू उसी वक्त उन्हें सील कर देगा। और यही वजह थी कि मास्टर टेंजन का टॉम सभी को रिजेक्ट कर रहा था और ये सुनकर यूता समझ जाता है कि इसलिए मास्टर टेंजन को प्रोटेक्शन चाहिए। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मास्टर टेंजन के बाद केंजाकू ही सबसे ज्यादा पावरफुल है बैरियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए और वो कभी भी मास्टर टेंजन के इस टॉम को अनडिफाइन कर सकता है। जिस पर यूकी पूछती है तो वो अभी आपके टॉम को अनडिफाई क्यों नहीं कर देता, जिसमें मास्टर टेंजन कहते हैं क्योंकि उसके पास अभी इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। इसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट बताया जाता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि पास्ट में केंजाकू 6 आई यूजर से 2 बार हार चुका है और उससे हारने के बाद केंजाकू समझ जाता है कि वो 6 आई यूजर को कभी भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आई यूजर को पैदा होने के 1 महीने बाद मार देता है। बट जैसे ही मास्टर टेंजन की मर्जिंग का दिन आता है उसी दिन एक नया 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल अपीयर हो जाते हैं। अब केंजाकू जानता था कि वो 6 आई यूजर को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो प्रिजन रैल्म को ढूंढने लगता है ताकि वो उसकी मदद से 6 आई यूजर को पकड़ सके। केंजाकू ये भी जानता था कि एक टाइम पर 2 6 आई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट केंजाकू के प्रिजन रैल्म ढूंढने से पहले ही एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो पूरे तख्ता ही पलट देता है, जो कि था तोजी जेनिन। तोजी जेनिन आकर स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है, जिसकी वजह से टेंजन का मर्ज रुक जाता है और उसकी इवोल्यूशन शुरू हो जाती है। इसके बाद एक सॉर्सरर भी आ जाता है जिसके पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर होती है, जो कि था गेतो। और धीरे धीरे केंजाकू जो चाहता था वो होने लगता है, सिर्फ उसके पास प्रिजन रैल्म नहीं थी और 6 साल बाद वो भी उसके हाथ में आ जाती है। ये सब सुनकर मेगुमी बोलता है पर कलिंग गेम क्यों हो रहा है, जिसमें मास्टर टेंजन बताते हैं कि कलिंग गेम इसलिए हो रहा है ताकि केंजाकू कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर सके। कलिंग गेम में जब सॉर्सरर्स लड़ेंगे तो उनकी लड़ाई की वजह से कर्स एनर्जी बाहर निकलेगी और उसी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल केंजाकू मर्जिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। मास्टर टेंजन ये भी बताते हैं कि कलिंग गेम का मास्टर केंजाकू नहीं है, तो अगर तुम उसे मार भी दोगे तो भी कलिंग गेम चलता रहेगा। ये गेम तब तक चलेगा जब तक सारे प्लेयर मर नहीं जाते, एक दूसरे को मारकर या पार्टिसिपेशन लेने से रिफ्यूज करके, जो कि मौत ही है। और ये सब सुनकर यूता बोलता है इसका मतलब हमें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेना होगा और एक ऐसे रूल को ऐड करना होगा जिसकी मदद से मेगुमी की बहन और अनविलिंग पार्टिसिपेंट बाहर निकल सके। और इसी बात में मेगुमी ऐड करता है और साथ में हमें गोजो सेंसे को भी फ्री करना होगा, वो इंसान अकेले ही इस सब को सेटल कर देगा। यूजी मास्टर टेंजन से पूछता है कि आप ये डिसाइड करो कि यहाँ पर
कौन रुकेगा। कि तभी यूकी और चोजो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। कि तभी मास्टर टेंजन एक ब्लैक से होल में से बैक ऑफ द प्रिजन रैल्म निकालते हैं, जो कि प्रिजन रैल्म की बैक होती है, यानी उसका बैक गेट। मास्टर टेंजन बताते हैं कि इसका इस्तेमाल तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास प्रिजन रैल्म का फ्रंट गेट नहीं होगा, बट इसको खोलने का दूसरा भी तरीका है, जो कि है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोप। और इन दोनों चीजों की मदद से इसको अनवांटेड तरीके से खोला जा सकता है। बट इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन तो गोजो ने 12 साल पहले तोड़ दिया था, और पिछली ही साल गोजो ने सारी ब्लैक रोप को गायब कर दिया था। जिस पर यूकी कहती है बट इसको खोलने का कोई दूसरा तरीका भी होगा, जिस पर मास्टर टेंजन कहते हैं हाँ। मास्टर टेंजन बताते हैं कि कलिंग गेम में जो प्लेयर पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनमें से 1000 साल पुराना सॉर्सरर भी है, जिसका नाम एंजल है। वो इस गेट को खोलने में तुम्हारी मदद कर सकता है। मेगुमी मास्टर टेंजन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ है। इस पर मास्टर टेंजन बोलते हैं कि वो शायद टोक्यो के ईस्ट साइड में होगा। बैरियर्स की वजह से मेरे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जापान के अंदर 10 कॉलोनियां बन चुकी हैं, जो कि बैरियर से कवर है। उसके एक साइड पर ह्यूमंस है और एक साइड पर सॉर्सरर्स हैं, और काफी ह्यूमंस सॉर्सरर्स वाली साइड पर भी फंसे हैं। मेगुमी मास्टर टेंजन से पूछता है कि कलिंग गेम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इसमें मास्टर टेंजन बोलते हैं कि शायद 2 महीने। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम्स के रूल्स को बताने लगते हैं। कलिंग गेम का रूल नंबर 1 ये होता है कि किसी भी प्लेयर की कर्स टेक्निक के अवेकन होने के बाद 19 दिन के अंदर उसे कलिंग गेम में पार्टिसिपेट लेना होगा। और ये सुनकर मेगुमी सोचता है कि उसकी बहन के पास 10 दिन और 15 घंटे हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन दूसरा रूल बताते हैं, जो कि था कि जो भी प्लेयर फर्स्ट रूल को ब्रेक करेगा उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा, यानी उसे मार दिया जाएगा। और यही बात माकी को शोको ने पहले ही बता दी थी, बट ये रूल माकी पर काम नहीं करता, क्योंकि माकी के अंदर कोई भी कर्स टेक्निक है ही नहीं। इसके बाद मास्टर टेंजन तीसरा रूल बताते हैं कि अगर कोई भी नॉन प्लेयर कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो भी गेम का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनकर यूजी बोलता है तो उन सिविलियंस का क्या जो बैरियर के अंदर पहले ही हैं। जिस पर मास्टर टेंजन कहते हैं कि उन्हें एक चांस दिया जाएगा बाहर निकलने के लिए। मास्टर टेंजन बताते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि हम कॉलोनी के अंदर बाहर नहीं जा सकते। कोई भी कॉलोनी के अंदर और बाहर कभी भी जा सकता है। इसके बाद मास्टर टेंजन चौथा रूल बताते हैं, जो कि था कि जितने ज्यादा लोगों को मारोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 5 ये था कि एक सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट और नॉन सॉर्सरर को मारने का 1 पॉइंट। मास्टर टेंजन बताते हैं कि हर प्लेयर के पास एक शिकिगामी होगा, जिसका नाम कोगेन है, जो कि तुम्हें गाइड करेगा, और वो ही लगभग इस गेम का मास्टर होगा, क्योंकि उसी को कह के तुम गेम में रूल्स को ऐड करवा सकते हो और हटवा सकते हो। नहीं, हटवा नहीं सकते, मतलब सिर्फ ऐड करवा सकते हो। इसके बाद मास्टर टेंजन छठा रूल बताते हैं कि 100 पॉइंट के बाद ही तुम किसी रूल को ऐड कर सकते हो। ये सुनकर ये लोग उदास हो जाते हैं। यूजी कहता है कि ऐड करने से बढ़िया किसी रूल को हटा सकते तो काफी बढ़िया होता। जिसमें मेगुमी कहता है हम ऐसा रूल तो ऐड करवा ही सकते हैं जो प्रीवियस रूल के इफेक्ट को हटा दे। इसके बाद मास्टर टेंजन 7वें रूल को बताते हैं, जो कि था कि जो भी न्यू रूल ऐड होगा वो प्रीवियस रूल को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो इफेक्ट नहीं करेगा तभी गेम मास्टर उस रूल को ऐड करेगा। ये सुनकर ये लोग सोचते हैं कि क्या ये फेयर भी है। ना तो हम किसी रूल को हटा सकते हैं, ना ही हम एक ऐसा रूल ऐड कर सकते हैं जो पुराने रूल्स को नेग्लेक्ट करे, तो इसका फायदा क्या है। इस पर मास्टर टेंजन कहते हैं ये रूल सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि केंजाकू पर भी लागू होते हैं। इसके बाद मास्टर टेंजन कलिंग गेम का आखिरी रूल बताते हैं, जो कि था अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट 19 दिन तक सेम रहे तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, यानी उसे मार दिया जाएगा। और ये सुनकर यूजी बोलता है कि मुझे लोगों को फिर मारना होगा। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने रोल को डिसाइड कर लेते हैं। चोजो और यूकी मास्टर टेंजन को गार्ड करने के लिए यहीं रुकते हैं, और माकी जेनिन क्लेन में जाकर कर्स टूल्स को इकट्ठा करने जाती है। और ये सुनकर यूजी बोलता है कि पर जेनिन क्लेन का लीडर तो मेगुमी था ना। जिस पर मेगुमी कहता है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और यूता सीधा कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो और लोगों से कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। यूता कहता है कि हम लोग एक दूसरे की कॉलोनी से दूर रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को ना मार दें, क्योंकि अगर ये लोग एक ही कॉलोनी में आ गए तो इन लोगों को आपस में ही लड़ना होगा। और ये सुनकर यूता यूजी सोच में पड़ जाते हैं कि यूजी ने कहा था कि अगर मैं सुकुना में बदल जाऊं तो तुम मुझे मार देना। बट अगर यूता यूजी से दूर रहेगा और अगर यूजी सुकुना में बदल गया तो यूता तो उसके यहाँ होगा ही नहीं उसे रोकने के लिए। और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर यूजी के साथ मेगुमी होगा तो सुकुना उसके साथ कुछ कर सकता है। क्या बोला तूने? सुकुना उसके साथ कुछ कर सकता है। सॉरी नोटी हो रहा। और मेगुमी भी इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों ही उसके लिए चिंता कर रहे हैं, तो वो उन दोनों से कहता है कि इसके बारे में सोचो, सब कुछ ठीक होगा। माकी यूजी और मेगुमी को हाकारी के पास जाने के लिए कहती है, जो कि जुजुत्सु हाई के 3rd ईयर का स्टूडेंट था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था। माकी यूजी और मेगुमी से कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में करना होगा। जिस पर यूजी पूछता है कि क्या वो टफ है। इस पर यूता जवाब देता है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मेगुमी, यूजी, माकी और यूता यहाँ से जाने लगते हैं। यूजी जाते हुए चोजो से थैंक यू बोलता है, जिसके
जिसके जवाब में चोजो यूजी से कहता है कि मरना मत, और उसके बाद वो रोने लगता है। इसके बाद हमें एक कॉमेडियन को दिखाया जाता है जो कि एक शो कर रहा होता है और उसके शो को देखने काफी कम लोग आए थे। इस कॉमेडियन का नाम ताकाबा होता है। ताकाबा का जो बॉस होता है वो उस पर काफी चिल्लाता है कि तुम्हारे जोक्स पर कोई नहीं हंसता और मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। ताकाबा के संग यहाँ पर एक और आदमी बैठा होता है जो ताकाबा की तारीफ करता है। वो आदमी ताकाबा से पूछता है कि इस दुनिया में दो टाइप्स के कॉमिक डिमांड में रहते हैं, पहले कॉमिक्स जो कि फनी होते हैं और दूसरे कॉमिक्स जो सोचते हैं कि वो फनी है। फिर वो ताकाबा से पूछता है कि तुम किस टाइप के हो, जिस पर ताकाबा बोलता है कि मैं 50-50 हूँ, बट शायद मैं 70-30 हूँ। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ताकाबा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कौन सुंदर आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।